इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इम्पेयरमेंट किसको कहा जाएगा? जब भी एसेट की कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी, इम्पेयरमेंट होगी। बाज़ स्टूडेंट्स याद करने के लिए ऐसा कहते हैं कि कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, एसेट गिर जाए, टूट जाए, जल जाए, फट जाए, कोई जरूरत नहीं है। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर एसेट की कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के मुकाबले में ज्यादा हो। कैरिंग वैल्यू किसको कहते हैं? ये हम डे 1 से पढ़ते आए हैं। यूं ना बोलना कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नो। कैरिंग अमाउंट मतलब द वैल्यू एट विच द एसेट इज बीइंग कैरीड। अब अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फेयर वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल है, जो कि IAS 16 वाला सेम है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होती। अमोर्टाइज्ड अमाउंट भी एक कैरिंग वैल्यू होती है। तो कैरिंग वैल्यू का मकसद सिंपली यह है कि एज पर रेलेवेंट IFRS या रेलेवेंट IAS जिस भी वैल्यू पे एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरी किया जाए वो उसकी कैरिंग अमाउंट है। एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब उसको अगर सम अप करें तो इम्पेयरमेंट का मकसद क्या होगा? उसके लिए एक हमें चाहिए कैरिंग अमाउंट, जो कि IAS 36 बोले ना बोले, मुझे तो वैसे ही डिटरमिन करना है। कैसा भाई? IAS 16 का अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मुझे वैसे ही रिकॉर्ड करनी है। IAS 36 बीच में आए ना आए, इंटेंजिबल एसेट है, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, IAS 41 है, कोई बायोलॉजिकल एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट तो मुझे वैसे ही डिटरमिन करनी है। IAS 36 को बोलने की जरूरत नहीं है। IAS 36 जब बोलेगा तो मुझे एक चीज डिटरमिन करनी पड़ेगी जिसका नाम है ये। मैं बिला वजह डिटरमिन नहीं करूंगा, कोई शुगल नहीं है ऐसे ही लगाता रहूंगा। भाई क्यों डिटरमिन की? ऐसे ही, ऐसा थोड़ी है। IAS 36 बोलेगा तो मैं रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करूंगा, अदरवाइज रिकवरेबल अमाउंट मैंने डिटरमिन करना नहीं है। अब रिकवरेबल अमाउंट है क्या? इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू किसको कहते हैं? ये IFRS 13 इन डिटेल बात करेगा, लेकिन दिस इज एग्जिट प्राइस, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर a liability between market participants at the measurement date। मैंने सिर्फ एसेट वाले पार्ट पे फोकस रखा है कि जब भी एसेट को बेचा जाएगा तो उससे हमें क्या कीमत हासिल हो सकती है, वो उसकी फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू अलग है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अलग है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बोलोगे तो माइनस करूंगा, मैं अपनी तरफ से कमीशन काट के नहीं बताऊंगा। मिसाल, IAS 16 ने कहा कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट को रखते हैं तो एसेट शुड बी कैरिड एट इट्स रिवैल्यूड अमाउंट बीइंग इट्स फेयर वैल्यू। वहां उसने मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करने का कहा ही नहीं, मैं अपनी तरफ से कमीशन काट के नहीं बताऊंगा। मैं बोलूंगा भाई फेयर वैल्यू 25 लाख रुपए है, जबकि IAS 36 कहता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये कह रहा है कि माइनस करो। और अगर ब्रोकरेज 2% है, जब भी एसेट को बेचूंगा मार्केट को 2% कमीशन मुझे देनी पड़ेगी। तो 25 लाख का 2% लेट्स से 50,000 रुपए बनता है, मैं उसमें से माइनस करके बताऊंगा। कह रहे हो तो माइनस करूंगा, समझ रहे बात? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल IAS 36 माइनस करवाता है, IAS 16
माइनस नहीं कर पाता, ना अलाउ करता है ना रिक्वायर करता है। और दूसरा हमने डिटरमिन करना है क्या, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मकसद, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, राइट, एंड दिस इज एग्जिट प्राइस। इन दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ा होगा हम उसको रिकवरेबल अमाउंट का ताज पहना देंगे। नॉट एन इश्यू, आपको वैसे भी हायर ऑफ लेना है, अगर दोनों बराबर तो कुछ भी ले लो। कैरिंग वैल्यू अगर ग्रेटर है देन रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब एसेट की हैसियत क्या है, एसेट बेनिफिट कितने दे सकता है, वो उसका रिकवरेबल अमाउंट है। और दिख कितने पे रहा है, इतनी तो इसकी औकात ही नहीं। अगर अपनी औकात से ज्यादा पे दिख रहा है तो गिरेबान से खींच के नीचे गिरा देंगे, नीचे आ। लेकिन अगर उसकी औकात ज्यादा है तो हम उसको उसी पर रहने देंगे, राइट। IAS 36 नुकसान कर सकता है, फायदा कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लिहाजा आपका यह सवाल मैं सुनूंगा ही नहीं कभी भी कि अगर कैरिंग वैल्यू कम हो और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो तो क्या, तो कुछ भी नहीं। हम इसको प्लस में नहीं लेके जाएंगे। अब अगर आप बिला वजह IAS 16 में घुस जाते हो तो अलग मसला है। मिसाल आप कहते हैं कि सर अगर एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ी हुई है, कैरिंग वैल्यू कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होगी। IAS 16 से जाके बात करो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो। और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो कैरिंग वैल्यू में मैंने क्या कसम उठाई हुई कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देना। अगर आप इस एसेट को IAS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं तो आप मुझे बताते ही इसकी फेयर वैल्यू एज ए कैरिंग वैल्यू। मैंने मना तो नहीं किया और मैंने ये तो नहीं कहा कैरिंग वैल्यू मतलब कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यू करना है, अपवर्ड करना है, डाउनवर्ड करना है। अगर IAS 16 में आपने मॉडल चूज किया है रिवैल्यूएशन मॉडल तो करोगे ना, और वो करके फिर मेरे पास आना। मेरे पास आने के बाद रिवैल्यूएशन की बातें मुनासिब नहीं है। अब इस बात को और देख लेते हैं कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट में क्या डिफरेंस हुआ। जब हम रिवैल्यूएशन अपवर्ड या डाउनवर्ड चेक करते हैं तो वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, राइट, रिवैल्यूड अमाउंट ओनली। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन यूज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन यूज। यानी अगर एसेट की फेयर वैल्यू गिरी हुई है तो डाउनवर्ड रिवैल्यू तो हो सकता है लेकिन इंपेयरमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं, राइट। देखो अगर एसेट की फेयर वैल्यू गिरी हुई है तो हम कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकती है, लेकिन जब मैं चेक कर रहा हूं तो वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू से भी बड़ी है। तो रिकवरेबल अमाउंट मैंने किसको बोलना है, वैल्यू इन यूज को। मैं बोलूंगा इंपेयरमेंट तो नहीं है, जाओ यहां से। कैसे नहीं है, फेयर वैल्यू तो गिरी हुई है। अगर आप IAS 16 के हिसाब से इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन IAS 16 के हिसाब से ये इंपेयरमेंट नहीं है। मिसाल अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और एसेट की मार्केट वैल्यू गिर गई है तो इंपेयरमेंट दिखाओ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंपेयरमेंट में दो वैल्यूज हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। तो फेयर वैल्यू गिरी हुई है, आपके पास वजह है, लेकिन वैल्यू इन यूज नहीं गिरी, वो उससे ज्यादा है। तो रिकवरेबल अमाउंट तो मैं उसको मानूंगा जो दोनों में से ग्रेटर होगा, जो दोनों में से हायर होगा। अब कॉस्ट मॉडल भी क्या कहता है, याद करो, एसेट शुड बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट इफ एनी। इंपेयरमेंट तो हर सूरत रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर इंपेयरमेंट हो तो, राइट, अगर इंपेयरमेंट हो तो। अगर इंपेयरमेंट है ही नहीं तो कॉस्ट मॉडल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। हां, लेकिन वो रिवैल्यूएशन में, इंपेयरमेंट में नहीं।
रीवैल्यूएशन की पहली पहली एंट्री याद है ना, जब भी एसिड रीवैल्यू हो, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, सबसे पहले क्या करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चलता करना, बेटा तू तो निकल यहां से। तो डेबिट कर दिया हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, फिर हम एसिड की कॉस्ट को फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं बाय डेबिट और बाय क्रेडिटिंग। और जो डिफरेंस होता है वो अगर क्रेडिट पे आता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है, अगर डेबिट पे होता है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन IAS 36 में डेप्रिसिएशन को खत्म करने की कोई बात नहीं कर रहा, उसमें जितनी भी इंपेयरमेंट होगी वो डेप्रिसिएशन के बाद अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट के नाम से आ जाएगी। सो एसेट को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये होगी उसकी कैरिंग अमाउंट, माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, तो एसेट आ जाएगा अपने रिकवरेबल अमाउंट पे, क्योंकि इंपेयरमेंट है ही क्या, द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट। तो जब कैरिंग अमाउंट में से इंपेयरमेंट माइनस करूंगा मैं रिकवरेबल अमाउंट पे आके गिरूंगा। बात हम ये कर रहे थे कि क्या ये इंपेयरमेंट हमें हर साल टेस्ट कर दी है, तो जवाब दिया था कि हर साल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी नहीं है। इसमें IAS 36 एक पार्ट डील करता है यस, टेस्ट नहीं करना। हम ने आइडेंटिफाई करना है कि कहीं कोई एसेट जख्मी तो नहीं, बाहर से तो मुस्कुरा रहा है, ठीक लग रहा है हर लिहाज से, लेकिन कहीं अंदर से टूटा हुआ तो नहीं, हमने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, आइडेंटिफाई करने का ये मकसद नहीं है कि मैं सीधा सीधा उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट कर दूं। जब भी लफ्ज यूज होगा इंपेयरमेंट टेस्ट का, तो हमें रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना है। सही भाई, अगर डाउट हो कि डेंगू है तो व्हाइट प्लेटलेट्स काउंट करवाते हैं ना, टेस्ट करवाते हैं कि भाई इसका व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, अगर ड्रॉप है तो मतलब डेंगू है। वैसे ही इंपेयरमेंट टेस्ट का सैंपल क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। अगर किसी को शक हुआ कि आंखें लाल हो रही है, मुझे लग रहा है इंपेयर्ड है, कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट असली नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि अंदर से कोई जख्मी हो, तो मैं रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करूंगा। थोड़ी हिस्ट्री पूछूंगा, भाई खैर खैरियत तो है, जिसकी गर्दन नीचे होगी मैं पकड़ा गया। अच्छा, आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इंपेयर्ड। हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने क्या करना है, असेस फॉर इंडिकेशन करना है। इंडिकेशन इज डिफरेंट, टेस्ट इज डिफरेंट, रिव्यू इज डिफरेंट, टेस्ट इज डिफरेंट, राइट। अच्छा, अब बिलावजह तो हम कोई रिपोर्ट्स नहीं करवाते। अगर कोई लेट्स से हेडेक है जो कि काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई टेस्ट करवाया जाए। या कोई सिम्टम्स अगर विजिबल रहे हैं तो डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकता है कि यार रिपोर्ट करवा लो। नहीं तो पहले उसने सिम्टम्स देखने हैं। सही है, बुखार है, नज़ला है, सर में दर्द है, एट्सेट्रा। लेकिन बच्चे और बूढ़ों को हम कहते हैं कि सिम्टम का इंतज़ार नहीं करो। जो इन्फेंट्स होते हैं या न्यूबॉर्न्स होते हैं उसका रूटीन चेकअप होता है, बिकॉज वो बता नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम है,
कहीं दर्द है, वो नहीं बता सकता। तो कुछ ना होने के बावजूद भी हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, महीने महीने 3-3 महीने के गैप से वो उसका वजन चेक करता है, कहीं जोर दे के देखता है और बताता है कि इसका यहां पे प्रॉब्लम लग रही है या सब ठीक है। तो बच्चा अगर होश में होता तो पूछता कि क्यों लेके आए थे यहां, पैसे ज्यादा हो गए थे, मुझे तो कुछ है ही नहीं। तो हम यही तो मसला है, तुम बता नहीं सक रहे। इसी तरीके से बड़ी एज के लोगों के लिए भी हम एक बात कहते हैं कि अगर सीनियर है, पता नहीं चलता, कुछ चीजें होने के बावजूद भी उनको फील नहीं हो रही होती, तो हम रूटीन चेकअप कराते हैं। खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, जब रिपोर्ट कराते हो तो एक बड़ी खबर निकल आती है कि हमें तो पता भी नहीं चला, सब ठीक तो था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, शुगर टेस्ट करवाई तो 400 पे पहुंची हुई है। लेकिन रिपोर्ट हम तभी करवाएंगे जब कोई सिम्टम। लेकिन बड़ी एज के लोगों को हम कहते हैं अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर ऐसे बिला वजह भी टेस्ट करवाते रहो, या अपनी फुल बॉडी चेकअप या रिपोर्ट्स वैसे ही करवाते रहो, क्योंकि पता नहीं चलता। ऐसे ही IAS 36 ने 3 लोगों को बच्चों और बूढ़ों की कैटेगरी में डाला हुआ है। 3 इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनके लिए सिम्टम का इंतजार नहीं करना। मिसाल, इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, कि कोई इंटेंजिबल एसेट है जो अंडर डेवलपमेंट है लेकिन अभी तक उसको यूज में लाया गया नहीं है। अगर ईयर एंड पे यू हैव सच काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंडिकेशन का इंतजार नहीं करना, आपने उसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना है। याद है ना, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशंस होनी चाहिए ना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, आपको प्रूव करनी है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। दूसरा, intangible asset with indefinite useful life। IAS 38 में हम एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइव्स, वन विथ फाइनाइट यूजफुल लाइफ एंड अदर्स विथ इनडेफिनाइट यूजफुल लाइव्स। जो इनडेफिनाइट यूजफुल लाइव्स वाले होते हैं उनको हम डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं करते, राइट। लेकिन हर साल हम चेक करते रहते हैं कि क्या अभी भी इनकी लाइफ इंडेफिनाइट है या फिर शॉर्ट हो गई है, करेक्ट। बहरहाल उसके अलावा हर साल आपने उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट करते रहनी है, इंडिकेशन का इंतजार नहीं करना। तो कोई अगर सिम्टम नहीं भी है तो भी एक इंटेंजिबल एसेट जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है और एक इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इंडेफिनाइट है, उनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करना ही करना है। और तीसरा, जी 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 जी, नहीं होती सबकी है, लेकिन ये जो सिम्टम्स है ना, या जो सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना, वो 3 इंटेंजिबल्स के ऊपर है। तीसरा, goodwill acquired in a business combination। इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो वैसे रिकॉर्ड ही नहीं होती, जब एसेट ही नहीं है तो टेस्ट क्या करना। लेकिन अगर गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्वायर की गई है, द एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक गुडविल शो की हुई है, यू नीड नॉट टू वेट फॉर द इंडिकेशंस। हर साल के आखिर में इंपेयरमेंट टेस्ट करना लाजिम है। ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे कि जब हम कंसोलिडेशन के सवाल करेंगे उसमें एक फजूल सा नोट लिखेगा किसी ना काम का, हम बोलेंगे फिर बताया क्यों, मैंने पूछा थोड़ी था। वो लिखेगा द गुडविल वॉज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एंड देयर वॉज नो इंपेयरमेंट।
भाई मैंने पूछा था कि क्यों बोल रहे, फजूल में लिखा, और स्टूडेंट को जब एक नोट एक्स्ट्रा दिया जाता है वो परेशान हो जाता है कि क्यों बोल रहा है, बोल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ होगी, कुछ भी नहीं गड़बड़। वो आपको बता रहा है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, कि क्योंकि आईएएस 36 ने कहा है कि गुडविल को हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है, तो मैंने टेस्ट किया और पता चला कि कोई इंपेयरमेंट नहीं हुई है। फेयर? ओके। ये 3 इंटेंजिबल्स एसेट्स ऐसे जिनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है। बाकी जो एसेट्स हैं, नॉट इंटेंजिबल्स, हां, जितने भी एसेट्स हैं उनकी एक है लिस्ट ऑफ इंटरनल इंडिकेशंस और दूसरी है लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेशंस। एक्सटर्नल में क्या क्या पढ़ी थी हमने? करेक्ट, पहला, अगर मार्केट वैल्यूज गिरी हुई हैं, सिर्फ शक है कि शायद आपके एसेट की इंपेयरमेंट हुई हो, लेकिन ये सिम्टम है, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, शक है। क्यों कैसा मुमकिन है कि मार्केट वैल्यू गिरने से रिकवरेबल अमाउंट भी गिरा हो, शायद। हां, हालांकि अगर वैल्यू इन यूज को कुछ नहीं हुआ, अगर वैल्यू इन यूज बढ़ा है तो रिकवरेबल अमाउंट पे आंच भी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज पार्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिनेशन, तो अगर मार्केट वैल्यूज गिरी हुई हैं तो उन तमाम एसेट्स की आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करनी पड़ेगी। तो जब हम 2022 की क्लोजिंग कर रहे हैं 30 जून पे, पता चलता है कि पाकिस्तान में जितनी भी पावर जनरेटिंग डिवाइसेस हैं से लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, यस, थोड़ा कोशिश करो, सोचो, अगर लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है तो हमारे पास जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, यूपीएस लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, किस काम के? किसी काम के नहीं है, निकाल के फेंक दो। इमेजिनेशन नहीं हो रही? तो अगर ऐसा होता कि वैल्यूज डाउन हो गई हैं, या चलो एक थोड़ा इमेजिनेशन को चेंज करते हैं कि अब ऐसे जनरेटर आ गए हैं जो पानी पे चलते हैं, आपके पास जो जनरेटर है वो डीजल वाले हैं, नतीजा वो तो मैनेज हो जाएगा, अब इतना तो मैनेज कर लो, बोरिंग का पानी डाल देना, लाइन का पानी डाल देना इतना तो इमेजिन कर लो यार, इतना तो हमारी भी इज्जत रखी, रियल में हो जाए ना। आप इमेजिन कर लो कि अगर आपके पास जो जनरेटर हैं वो गैस पे चलने वाले हैं, गैस है नहीं, वो डीजल पे चलने वाले, डीजल महंगा है, पेट्रोल पे चलने वाले, पेट्रोल महंगा है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि वो पानी पे पावर जनरेट करते हैं, लिहाजा आपके पास जो जनरेटर्स हैं उनकी वैल्यू डाउन हो गई है। जब उनकी वैल्यू डाउन हुई है तो आपको फिर अपने जनरेटर को भी इंपेयर करना चाहिए ना। हालांकि आप कह सकते हैं कि नहीं, वैल्यू इन यूज ऊपर ही है, सिर्फ मार्केट वैल्यूज गिरी हैं, ठीक है, मैं मान लूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपने रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करके देना है। दूसरा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट, नॉट चेंज बट के इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। ये भी हमने देख लिया था कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूज किया जाता है फॉर डिस्काउंटिंग, राइट? तो जब हम किसी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें हमने इंटरेस्ट रेट यूज किया होता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, द केस इन पाकिस्तान राइट नाउ, कि कोविड के टाइम पे हम जहां 8% पे काइबोर को लेके आए थे, अभी हम 14.5% पे लेके आए, और भी अगर बढ़ता है, अभी जब 30 जून पे क्लोजिंग की जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं तो एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्ट करनी पड़ेगी। सही है? तीसरा क्या पढ़ा था? करेक्ट, नेगेटिव चेंजेस इन टेक्नोलॉजी
मार्केट्स, इकोनॉमी एंड लॉज। टेक्नोलॉजी में चेंज समझ आता है? यस, जो आपके पास एसेट्स हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे हैं और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से एनर्जी कम कंज्यूम होती है, पावर सेम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो कम रिसोर्सेज लगा के, जिस तरह इन्वर्टर एसी आ गए तो सादा एसी का वैल्यू गिर गई, इन्वर्टर फ्रिज आ जाए तो सादा एसी के वैल्यू गिर जाए, ऐसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है। कोई गाड़ियां आ गई हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड सीवीटी है, सीसीटीवी है, इंजन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जहां कोड्स को लैपटॉप के थ्रू फॉल्ट को पकड़ा जाएगा और वहीं के वहीं रिफ्रेश मार के ठीक कर दिया जाएगा। अब होगी सकाफती गाड़ी पुरानी जिसमें कंप्यूटराइज इंजन नहीं है, तो मैकेनिक तुक्के मारता रहेगा, यार मुझे लग रहा है मैनुफुल में प्रॉब्लम है, वो मैनुफुल को कुछ करता रहेगा। सही है, बटरफ्लाई में प्रॉब्लम आ गई, फिर बटरफ्लाई अभी भी ठीक नहीं हो रहा, जबकि अगर कंप्यूटराइज गाड़ी है तो शायद लैपटॉप से ही सारा मसला हल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में नेगेटिव चेंजेस मुमकिन है कि आपका एसेट इंपेयर हुआ हो। दूसरा, मार्केट में नेगेटिव चेंजेस, परचेजिंग पावर कम हो गया है। हालांकि कल रिपोर्ट शायद किसी ने शेयर की थी ना कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी गाड़ियों की सेल बढ़ी है, तो ये बजट तो फिर सही लग रहा है। बोला अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, गरीबों पे नहीं लगाएंगे। जो सैलरीड क्लास है उनमें एग्जाम्पशन का स्लैब बढ़ा दिया है, 12 लाख रुपए तक सिर्फ 100 रुपए का टैक्स है। तो जो बंदा एक पूरे साल में 12 लाख रुपए कमा रहा है, लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है सैलरी में या बिजनेस से, तो उस पर टैक्स नहीं है, ईज कर दिया। और जो ऊपर के स्लैब्स हैं उनके रेट्स को बढ़ा दिया, 2% एडिशनल टैक्स, प्रॉपर्टीज पे 2% एडिशनल टैक्स मार दिया गया। क्योंकि घुमा फिरा के हर हुकूमत बात यही करती है कि महंगाई बढ़ गई, और बंदी जो फवाद चौधरी बोल रहे थे 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पी रही थी और खड़े होकर मुझे बोल रही है महंगाई बहुत कर दी है। तो मैंने उसको बोला ये 5 स्टार होटल में बैठ के चाय कैसे पी रही हो फिर, अगर महंगाई ज्यादा हो गई है? इस तबके के लिए नहीं है। अगर होती तो ये स्विफ्ट की हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती थी, गाड़ी अभी लॉन्च ही नहीं होती है, बुकिंग्स फुल हो जाती हैं। यानी कुछ लोगों के पास, सर्टेन तबके के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उन पे ठोको टैक्स, वो देते नहीं है। उसका तरीका फिर उन्हें अब शायद चेंज करें, अपनी बिजली के बिलों में टैक्स लगा के भेजेंगे। अगर आप बिजली का बिल जमा नहीं कराओगे बंद हो जाएगी आपकी बिजली। सो दिस कुड बी अ सूटेबल ऑल्टरनेटिव। बिल तो आपने जमा करवाना है ना, नहीं तो बिजली बंद हो जाएगी। अब बिजली का बिल जमा करवाने पे बिजली नहीं कट रही, टैक्स ना देने पर बिजली कट रही है। हाँ, उसी को डिडक्शन मार के देते हैं, यस। लेकिन इस पे क्योंकि हम अब बहुत मुश्किल हालत में फंस गए हैं, तो अब सख्त फैसले और ईमानदारी के साथ करने पड़ेंगे, नहीं तो अब चारा नहीं है। इंटरेस्ट और बढ़ेगा। हाँ, एक तो अगेन शायद बाइडेन ने एडमिट कर लिया कि महंगाई है, तो बाइडेन के एक बयान के बाद सारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई थी, वैल्यूज डाउन हुई हैं। और जब उन्होंने मान लिया कि महंगाई है तो सबने एकदम से रिएक्ट करना शुरू, सबको लगने लग गया कि हाँ वाकई में इसने मान लिया तो मतलब है। लेकिन क्रूड अभी शायद 119 पे आया है कल, थोड़ा ईज हुआ। खैर, नहीं, क्रूड की जो वैल्यू होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में होती है, $190 अ बैरल, थोड़ा कम हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। लेकिन कहने को बातें ये चल रही है कि 150 पे जाएगा, जिसके बाद शायद 350-400 रुपये का लीटर हो जाएगा हमारे पास पेट्रोल। लेकिन थोड़ा कम हुआ। इकोनॉमी में नेगेटिव चेंजेस एंड लॉज में एग्जाम्पल बताई थी कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है कि आप इस बिजली पे चलने वाले प्लांट को या डीजल पे चलने वाले प्लांट को या एनवायरमेंटल डैमेज करने वाले प्लांट को आप नहीं चला सकते बहुत ज़्यादा, आप सिर्फ इतने दिन के टाइम पे चला सकते हैं, रात के टाइम पे नहीं चला सकते, वगैरह वगैरह। तो ऐसे इश्यूज के वजह से पॉसिबली हमें वैल्यू डिटरमिन करनी पड़े। What is market capitalization? Anyone? Market capitalization. याद रख लेना, this is the word that is very commonly supposed to be used. Fair value of ordinary shares. शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू ना। अब आप उसको पार की जगह फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक कंपनी ने अगर
10 मिलियन शेयर्स इशू किए हुए हैं, पार वैल्यू 10 रुपए है, तो 100 मिलियन का कैपिटल हो गया। लेकिन वो 10 रुपए वाली पार वैल्यू वाला शेयर मार्केट में अभी 26 रुपए का चल रहा है, 26 का चल रहा है, सही है। तो कंपनी की जो वर्थ है वो 26 करोड़ रुपए कहलाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप क्रिप्टो में भी देखते होंगे, बताते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो की कितनी हो गई है। वो ऐसे होता है कि जितने भी सर्टेन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइंस इशू किए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय इट्स मार्केट वैल्यू, तो क्या कहलाएगी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, कैपिटलाइजेशन का मकसद फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। वो बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है, वो मसला नहीं है। शेयर्स की पार वैल्यू इज शेयर कैपिटल एंड शेयर्स की फेयर वैल्यू इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर कंपनी के नेट एसेट्स यानी जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं वो ज्यादा है और जो कंपनी की मार्केट में वैल्यू है वो कम है, हालांकि स्टॉक मार्केट वर्थ तो ज्यादा होनी चाहिए ना। अगर स्टॉक मार्केट में यानी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस कम है और जो बैलेंस शीट में नेट एसेट्स लिखे हुए हैं वो ज्यादा है, तो इक्विटी की बुक वैल्यू और इक्विटी की मार्केट वैल्यू, राइट, बुक वैल्यू मतलब जिसमें वो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। कुछ तो काला है, मैं नहीं करा कि इंपेयरमेंट है, मैं क्या कह रहा हूं, सिम्टम है, राइट, शक है, डाउट है कि कुछ गड़बड़ है। आप कुछ ना करो, आप रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करके दे दो, हतमी फैसला रिकवरेबल अमाउंट ही करेगा। इसमें से किसी भी इंडिकेशन का प्रेजेंट होना फाइनल नहीं है। किसी भी इंडिकेशन का होना मतलब रिव्यू इज लीडिंग टू टेस्ट, सिम्टम इज लीडिंग टू टेस्ट, ये सिम्टम्स हैं। बात समझ में आई? तो अगर दर्द हो रहा है, हम जाके इको करवा के आ गए या ईसीजी करवा के आ गए, पता चला कुछ नहीं, गैस्ट्रिक था, है ना, सिम्टम दर्द तो करीब करीब ही हो रहा था, तो हमारे डॉक्टर्स का भरोसा नहीं है। कभी गैस्ट्रिक पेशेंट को एडमिट कर देते हैं, कभी हार्ट वाले को कहते हैं कुछ भी नहीं है भाई, उसके वॉल्व्स बंद है, उसका एंजियोग्राफी वगैरह करो, वो बोलते नहीं कुछ नहीं गैस्ट्रिक है, जाओ इनो पी लो। लेकिन दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन। अच्छा, एक हो गई एक्सटर्नल, दूसरी है इंटरनल। इसकी स्पेलिंग ही नहीं याद रहती मुझे। ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज। ऑब्सलीट हो जाना, आपने इन्वेंट्री के अंदर पढ़ा होगा ना बहुत बार, एनआरवी गिरने की वजह होती है कि वो ऑब्सलीट हो गई है। या तो एसिड ऑब्सलीट हो चुका है या फिजिकली उसको कोई डैमेज हुआ है। फिजिकली डैमेज एज एन एक्सीडेंट, अगर गाड़ी का कभी एक्सीडेंट होता है, टचअप हो जाती है गाड़ी, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। या अगर कोई सिवियर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी अब उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी जितना वो परफॉर्म कर सकती थी। या 440 का शॉक हो गया, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल फेज हो गया, 220 वोल्ट की जगह पे दोनों फेज मिल गया आपस में, 440 हो गया, धमाका हो गया। अब एसिड को कोई फिजिकल डैमेज हो गया है, रिपेयर तो करवा लिया लेकिन अब रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था, अब हालात वैसे नहीं है, दरार आ गई है। ऐसा मुमकिन है कि या तो वो चीज अगर ऑब्सलीट हुई है या फिजिकल, भाई अभी भी कह रहा हूं मुमकिन है, सिम्टम है। आप कुछ ना करें, मुझे रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करके दें। दूसरा, एसिड is idle
और पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. व्हाट डज आइडल मीन? पढ़ा है ना बचपन में, आइडल टाइम. फर्क. अब एसेट को खरीदा तो चलाने के लिए था, लेकिन किसी वजह से एसेट आइडल पड़ा हुआ है, यूजलेस है, बंद पड़ा हुआ है. दैट मीन्स कि जब एनपीवी कैलकुलेट की गई थी, जिसके बाद डिसीजन लिया गया था कि इट इज वर्थवाइल टू इन्वेस्ट इन द एसेट, तो आपने उसके कैश फ्लोज रखे थे कि 5 साल तक चलेगा, हर साल इतना इतना कैश फ्लो देगा. अब एसेट खरीदा जा चुका है, लेकिन एसेट बंद पड़ा हुआ है, आइडल है. दैट मीन्स कि अब वो उतने कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पा रहा जितने आपने सोचे थे. मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे सिर्फ शक हो रहा है कि शायद अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट उतनी ना हो, या द एसेट इज पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि कंपनी की जब कोई हायरार्की चेंज की जाए, या कंपनी को मैनुअल से उठा के ऑटोमेशन पे लाया जाए, लेबर से उठा के मशीन्स पे लाया जाए, इसको हम रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं. मिसाल, हम पहले मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, अब हम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर ईआरपीएस पे आ गए, ये रीस्ट्रक्चरिंग है. पहले हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल था वो सेंट्रलाइज था, अब हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और ऑटोनॉमस कर दिया. मैनेजर्स को अख्तियार दे दिया कि खुद फैसले ले लिया करो. चेंज करना, कोई बहुत रेडिकल चेंज लाना, एक ड्रामेटिक चेंज लाना, जिसके बायस क्या होता है, मिसाल इवन हम जब रिलोकेट करते हैं ना, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, वो भी रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है. किसी लाइन ऑफ बिजनेस को बंद करना, किसी ब्रांच को बंद करना, किसी प्लांट को बंद करना भी रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है. एक बड़ा चेंज हो सकती है. यस, अमलगमेट जब होती हैं तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाते हैं ना. तो अगर मेरी पेरेंट कंपनी का, एक कंपनी का भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट चल रहा है और नई एक्वायर्ड कंपनी का भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट चल रहा है, तो 2 डिपार्टमेंट चलाने की जरूरत नहीं है. जिस तरह एक बैंक अगर दूसरे बैंक को टेक ओवर कर ले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को गालिबन कुछ टाइम में एचबीएल टेक ओवर करेगा. कसब बैंक को बैंक इस्लामी ने टेक ओवर किया था. जो एक बैंक ने अगर दूसरे बैंक को टेक ओवर कर लिया और उसकी एक ही एरिया में 2 ब्रांचेस हैं, तो 2 ब्रांचेस चलाने का मकसद ही नहीं है. जब मोबलिंग ने वारिद को टेक ओवर किया था तो एक ही एरिया में 2-2 फ्रेंचाइजेस थी, जरूरत ही नहीं है. एक ही एरिया में 2-2 टावर्स थे, दोनों टावर ऑनर्स को रेंट पे किया जा रहा था, फायदा ही नहीं है. अब जब सिग्नल्स एक ही जैसे जाने हैं, फ्रीक्वेंसी एक ही जानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे. फिर स्टाफ में से कुछ स्टाफ को छांटी करके निकाल दिया जाएगा, कुछ स्टाफ को उठा के अपनी कंपनी में शिफ्ट कर दिया जाएगा. तो एक लार्ज लेवल पे एम्प्लॉइज को रिडंडेंट करना भी रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा हो सकता है. तो अगर आपका एसेट किसी रीस्ट्रक्चरिंग की जद में आ गया, किसी ऐसी फ्रेंचाइज पे था, किसी ऐसी ब्रांच में था जिसको बंद करके जम कर रहे हैं दूसरी ब्रांच के साथ, तो दैट मीन्स कि अब एसेट में उतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करने की ताकत नहीं है जितना कि उसको खरीदते वक्त सोची गई थी. इंडिकेशन है. आपने क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना है. अच्छा, तीसरा, कि एसेट उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा जितना कि हमने सोचा था. सो इसकी परफॉर्मेंस इज वर्स देन. तो जैसा हमने एसेट को खरीदते वक्त सोचा था कि हर साल 60,000 यूनिट्स बनाएगा, 1 यूनिट से इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया जाएगा और हमारा नेट कैश इनफ्लो इतना होगा, हकायक बरक्स है. सब खत्म नहीं हुआ, अभी बातें चल रही हैं. लेकिन एसेट अब उतने बेनिफिट नहीं जनरेट कर पा रहा, उतने 60,000 यूनिट्स की कहानी झूठ निकली, 40-45,000 यूनिट्स बना रहा है. द परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड. यानी अब जो इसके फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है वो उतने नहीं है जितने के पहले थे.
मैं कुछ नहीं बोल रहा, मुझे सिर्फ शक है कि शायद इंपेयरमेंट हुई हो। ठीक है, अच्छा इसका जो चौथा एलिमेंट है वो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे लिए इसलिए समझाना मुश्किल है, लिख देता हूं, सही है, ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो ज़्यादा दिमाग पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, ठीक है, सब्सिडरी इज व्हेन यू हैव ऑब्टेन द सिग्निफिकेंट कंट्रोल, तो आप उसको सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी की अजम्पशन में लाके अपनी कंपनी के साथ मिला देते हो एंड यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ सिंगल कंपनी। एंड एसोसिएट्स, एसोसिएट्स की हम करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी और जितना उसने प्रॉफिट किया है उसका हिस्सा हम अपने साथ कंसोलिडेट कर देते हैं। जिस वैल्यू पे वो आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है, अब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मैं कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा। सब्सिडरी को आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया होगा एज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और एसोसिएट को दिखाया होगा एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। जिस वैल्यू पे वो आपकी बैलेंस शीट में दिख रही हैं और जो उस इन्वेस्टी कंपनी के खुद के एसेट्स की कैरिंग वैल्यू है, जो आपके पास दिख रही है वो ज्यादा है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी जिसके 40% शेयर्स या 30% शेयर्स आपने खरीदे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट का 30% अपने साथ कंसोलिडेट कर देते हैं, वो डेबिट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर और क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बढ़ जाती है। उसके जितने खुद के एसेट्स हैं, अगर उसका 30% निकाला जाए और जो आपने 30% अपने पास दिखाया है वो ज्यादा है। वैल्यू अगर हमने फेयर वैल्यू पे दिखाया तो वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन अगर मैंने फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाया, मैंने एक सब्सिडरी के शेयर, सीधी बात करते हैं, मैंने एक सब्सिडरी के शेयर खरीदे थे 30 लाख रुपए के, ठीक है, जो कि 30% है, लेकिन अभी पूरी की पूरी कंपनी एसोसिएट, सॉरी नॉट सब्सिडरी, पूरी की पूरी एसोसिएट की वर्थ 80 लाख रुपए है। 80 लाख रुपए का 30% बनता है 24 लाख, और आपने कितने पे दिखाया हुआ है, 30 लाख पे। यानी जो कैरिंग वैल्यू एसोसिएट या सब्सिडरी की आपके पास दिख रही है और जो उनकी वैल्यू उनके पास है, जो आपके पास दिख रही है वो ज्यादा है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे शक है कि इंपेयरमेंट है, ठीक है। इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ये वाला पार्ट F7 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतने हद तक आप समझ लेना कि जो वैल्यू आपके पास दिख रही है और जो उसकी वैल्यू है, उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू है, आपके पास जो परसेंटेज दिख रही है वो ज्यादा दिख रही है, परसेंटेज वाइज। हाँ, आपका 30% उसके 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लगाए पैसे ज्यादा है। मैंने जब खरीदे थे 30 लाख के शेयर्स थे, बाद में कंपनी की वैल्यू गिर गई, लॉसेस में चली गई कंपनी, कंपनी ने अपने प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड्स दे दिए, तो उसके नेट एसेट्स गिर गए। अब मैंने तो 30 लाख लगाए थे ना, हाँ, अगर मैं फेयर वैल्यू पे दिखाता तो गिर जाती वैल्यू, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कॉस्ट मॉडल पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाया जाता ना, इक्विटी अकाउंटिंग में दिखाया जाता है। तो डाउट है कि देयर इज एन इंपेयरमेंट। समझ में आ गई? अच्छा, ये इंडिकेशंस वैसे आपको याद रहनी चाहिए। देखो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में वो आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन IAS 36 के हिसाब से इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट नहीं है। वो जो गलत ऑप्शन देगा ना, वो बना के इतना प्यारा देगा कि आपको लगेगा कि ये तो पक्का इंपेयरमेंट होगी।
मिसाल उसने लिख दी कि व्हेन कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट, तो आप बोलोगे तो इंपेयरमेंट है, लेकिन क्या ये इंडिकेशन है? नहीं है ना। या वो कोई नवी इंडिकेशन, ये तो 8 है ना, कोई 9th इंडिकेशन बना के दे देगा ऐसी जिसकी ग्रामर सीधा सीधा आपको महसूस करवाएगी कि हर अगर ऐसा हुआ तो फिर तो इंपेयरमेंट होगी ना। लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको अपनी तरह से नहीं लिख सकते। सही है, बात समझ रहे हो ना मेरी? भाई एक चीज अगर लिखी हुई है, अब कोई चीज आपको भी मुनासिब नहीं लगती, लेकिन वो लिखी हुई नहीं है तो लिखी हुई नहीं है। ये भाई IAS 36 है, ये पूरा IAS 36 ने कहा कि भाई अपनी तरफ से नहीं करो, जो मैंने लिखी है सिर्फ वही बताओ, राइट? अपनी नहीं झाड़ो, जो मैंने बताई है सिर्फ वही करो। तो इसने एक्सटर्नल में क्या क्या बताई है, मेरी तरफ देख के बता देना। नंबर 1 मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, नंबर 2 इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, नंबर 3 नेगेटिव चेंजेस इन मार्केट इकोनॉमी लॉज और एंड नेट एसेट्स ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये 4 हो गए। इसको 1-2 बार और देखोगे तो आपको जहन में बैठ जाएंगे। मेरी तरफ देखो। इंटरनल इंडिकेशंस, ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज, राइट। दूसरा एसेट इज आइडल और पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, सही है। तीसरा वर्स्ट परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्ट, नॉट वर्स्ट बट वर्स, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मेंस, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वर्स्ट नहीं है लेकिन वर्स, बुरी है कुछ, तो वर्स्ट परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड। एंड लास्ट वन, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कैरिंग वैल्यू सब्सिडरीज और एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स की आपके पास दिख रही है और जो उनकी वैल्यू है आपके पास ज्यादा दिख रही है। अच्छा, हाँ जी, वैसे जितने भी एसेट्स हों उन सब एसेट्स की इंपेयरमेंट की इंडिकेशन रिव्यू करनी है। एसेट्स फॉर इंडिकेशन, अगर इंडिकेशन होगी तो रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन होगा, तो टेस्ट होगा, राइट। टेस्ट का वर्ड यूज करने का मकसद डिटरमिन रिकवरेबल अमाउंट, राइट। 3 इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं जिसके लिए इंडिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने इनका रिकवरेबल अमाउंट तो डिटरमिन करना ही करना है, इनकी टेस्ट तो करनी ही करनी है, लाजमी करनी है। कौन से? इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ एंड गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऐसा भी अगर MCQ बना के दे देता है तो आपको याद रहने चाहिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने नाम लिया है 3 चीजों का। जो चौथी चीज होगी जो आपके दिमाग ने तस्लीम की कि यार ये तो मैंने नहीं पढ़ी, उसको क्लिक कर देना कि ये नहीं है। इन स्टैंडर्ड्स में बाज़ा एग्जामिनर, देखिए आपको ये अच्छे तरीके से पता है ना कि जो गलत आंसर होता है वो अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं होता, वो तुक्का नहीं होता, वो पॉसिबल मिस्टेक का आंसर होता है। और स्टूडेंट को अगर अपने कैलकुलेटर पे वो जवाब दिख गया तो वो कहेगा आ गया, लेकिन वो पॉसिबल मिस्टेक के होते हैं। मिसाल जो 3 गलत जवाब होते हैं उसमें पॉसिबल मिस्टेक्स होती है कि अगर बच्चे ने ये गलती कर दी तो ये जवाब आ जाएगा, ये गलती कर दी तो ये जवाब आ जाएगा, ऐसा ही होता है। इससे हमारे MCQs और डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये भी थ्योरी में ग्रामर ऐसी बनाएगा, टर्म्स ऐसे लिखेगा कि आपको महसूस ऐसा करवाया जाएगा कि हां ये सही कह रहा है, लेकिन स्टिक टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब IAS 36 को थोड़ा ख्याल करना चाहिए हमारे मजीद पैसे बचाने का। एक तो पैसे उसने बचा लिए, पैसे कैसे बचाए उसने ये नहीं कहा कि जितने भी एसेट्स हैं उनकी रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करो, क्योंकि अगर तमाम एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट वो मुझसे डिटरमिन करवाता IAS 36 तो मतलब उसकी कट है, उसका इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के साथ कट रखा हुआ है कुछ, या मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ उसका कट है, तो मेरा खर्चा करवा रहा है, बीच में से उनको दिए जा रहा है। उसने कहा कि यार नहीं, देखो हम इन्वेस्टर्स के भले में काम करते हैं, 3 एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट आपने एनी हाउ डिटरमिन करना है, बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनके आपने इंडिकेशन देखनी है। देखो अगर इंडिकेशन नहीं होगी ना तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर इंडिकेशन मौजूद हुई तो आपको रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पड़ेगा। अब जब हम रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करते हैं
डिटर्मिनिंग रिकवरेबल अमाउंट। जिसमें इसने कह दिया अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? इट्स हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। मिसाल, एक एसेट जिसकी कैरिंग वैल्यू 27 लाख रुपए है, 2.7 मिलियन रुपीज है, और इंडिकेशन है कि शायद इंपेयर हो। ठीक है, चेक करवा लेते। पहले मैंने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को कहा कि यार इसकी मार्केट वैल्यू लगा के दो। उसने मुझे मार्केट वैल्यू लगा के दी 31 लाख रुपए, 3.1 मिलियन। ये मुझे पता चल गया। मैं कहा सही हो गया, चलो अब मुझे क्या चाहिए? वैल्यू इन यूज। यानी अब एक और खर्चा कर रहा है, लेकिन एक सब्र करो। अगर एसेट की कैरिंग वैल्यू 2.7 मिलियन डॉलर्स है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल सिर्फ 3.1 मिलियन डॉलर्स है, रिकवरेबल अमाउंट या वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज कितनी हो कि एसेट इंपेयर हो जाए? थोड़ा और सोचो। अगर यस, क्या जरूरत नहीं है? एग्रीड, राइट। एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि कैरिंग वैल्यू इज 2.7, फेयर वैल्यू इज 3.1। वैल्यू इन यूज कितनी हो कि एसेट इंपेयर हो सके? नहीं हो सकता, राइट? अगर 2.7 से नीचे आ जाता है, 2.5 आ जाता है, राइट, तो भी हम फेयर वैल्यू को ही रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। और अगर वैल्यू इन यूज 3.3 आ गया, इंपेयरमेंट तो भाई बढ़ाना तो मुझे वैसे भी नहीं है, तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ, आप लोग ठीक जा रहे हो बिल्कुल। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज, दोनों में से कोई एक अमाउंट आपने अभी डिटरमिन करवाया है, दूसरा अब करवाना है। अगर एक फिगर ही कैरिंग वैल्यू से बड़ी है तो दूसरी फिगर डिटरमिन करने की जरूरत, क्योंकि अब इंपेयरमेंट तो हो ही नहीं सकती, और बढ़ाना तो हमारे खानदान में है ही नहीं। फायदा तो हमारे बड़ों ने नहीं करवाया, हम कहां से करवाएंगे? तो फायदा क्यों नाप रहे हो? नुकसान नहीं है, पता चल गया। आइए स्टडी को बोलेंगे और चाय पिएंगे। सर शुक्रिया आप आए, जाओ यहां से। ये आइए स्टडी ने मेरे पैसे बचा लिए। देखो, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो दूसरा अमाउंट डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। वैसे ये प्रैक्टिकल है, लेकिन सवाल में भी अगर रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस, और वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की ना उसने बड़ी डिटेल सी कैलकुलेशन दे दी है कि ईयर 1 में इतना कैश फ्लो होगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और अल्टीमेटली इतना मिलेगा, डिस्काउंट रेट इतना है। जबकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो सीधी सीधी देगा ना, उसकी कोई कैलकुलेशन थोड़ी होती है। कैरिंग अमाउंट आपने डिटरमिन किया और आपने फेयर वैल्यू देखा, बोला ये तो फेयर वैल्यू ज्यादा है इसकी, और नीचे ऑप्शन में लिखा हुआ है एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, तो वैल्यू इन यूज डिटरमिन आपने भी नहीं करनी है।
देगा वही मार्क्स, लेकिन आपको लगे क्या पता कुछ आ जाए, दिया है तो मतलब कुछ होगा। डोंट कंफ्यूज। अगर कैरिंग अमाउंट से दोनों में से कोई एक फिगर ही बड़ी है तो दूसरी फिगर डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसिड इंपेयर हो ही नहीं सकता। अगर एसिड की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है कोई ऐसी नेचर का एसिड है कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो उसकी वैल्यू इन यूज को ही उसका रिकवरेबल अमाउंट मान लिया जाएगा। अपनी तरह से वाइस वर्सा नहीं कर देना, स्टैंडर्ड ने नहीं कहा है। ये नहीं कहना कि वैल्यू इन यूज डिटरमिन ना हो सके तो फेयर वैल्यू ही रिकवरेबल अमाउंट है, ऐसा कब कहा उसने? कहा यह है कि अगर फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं है, एसेट ऐसा है जिसकी मार्केट नहीं है, तो उसकी वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह डिसाइड कर लिया है कि एसेट को चलाना नहीं है, बेचना है, bear in mind this is not an operational decision, this is not a tactical decision। पढ़ा था ना पिरामिड बचपन में कि जो ऑपरेशनल होते हैं वो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं। एक होते हैं मीडियम टर्म, मिडिल लाइन मैनेजमेंट या टेक्टिकल, वो मीडियम टर्म डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। और एक होते हैं स्ट्रेटेजिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो स्ट्रेटेजिक होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट को खरीदना या बेचना, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का होता है। लिहाजा अगर बेचने का फैसला किया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बाकायदा मीटिंग होगी, एक मेजॉरिटी अप्रूवल आता है, अक्सर लिखा जाता है 2/3 अप्रूवल, 2/3 मेजॉरिटी। जो भी कंपनी का रूल पास का हो, लेट्स से 2/3 मेजॉरिटी के साथ अप्रूव हो चुका है कि ये एसेट हमने खरीदा तो था लेकिन एसेट किसी काम का नहीं है, हम इसको बेच रहे हैं। अगर मैनेजमेंट ने ठान ही ली है कि एसेट को बेचना है तो उसकी वैल्यू इन यूज डिटरमिन करने की गुंजाइश ही नहीं है। जब चलाना ही नहीं है then its fair value less cost of disposal is recoverable amount। सेंसिबल? ओके। ये कुछ थियोरेटिकल एरियाज हैं आईए स्टडी 6 के। अब हम अगला किसकी तरफ जाएंगे कि रिकवरेबल अमाउंट में जो फेयर वैल्यू डिटरमिन की जाएगी वो कैसे की जाएगी। ये मेनली डोमेन IFRS 13 का है, वो मैं IFRS 13 में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। वैल्यू इन यूज कैसे डिटरमिन की जाएगी। वैल्यू इन यूज में एक तो आपने लेनी है लाइफ, और लाइफ में आपने लेने हैं प्रोजेक्शंस, बेनिफिट्स। मिसाल, एक एसेट की लाइफ 8 साल है, तो क्या IAS 36 8 साल के कैश फ्लोज अज्यूम करने की इजाजत देता है या नहीं देता। अगर आप F2 से याद करो तो NPV आपने जब भी कैलकुलेट की, एसेट की लाइफ कितनी रखी, नोट नहीं किया कभी? 5, 4 साल या 5 साल, हाँ, हो भले ज्यादा, लेकिन IAS 36 की तरफ से इसमें एक लिमिटेशन है कि प्रोजेक्शंस को या जो एस्टिमेट्स हैं उसको आप 5 साल तक से आगे नहीं लेके जा सकते। ये खैर मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर रिस्क एडजस्टमेंट होती है। एक हो सकते हैं बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कि अगर एसेट बड़ी बेहतरीन तरीके से चला तो कितना कमा के दे सकता है, अगर मॉडरेट रहा तो कितना, अगर मिनिमम रहा तो कितना, जिसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज में कैलकुलेट करते हैं। जब भी कोई आउटकम्स मल्टीपल होते हैं तो हम लगाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज, चांसेस ऑफ अकरेंस।
और एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। यहां पे जो कैश फ्लोज यूज किए जाएंगे वो कौन से यूज किए जा सकते हैं, वो हम IAS 36 से पूछेंगे। उसके बाद जो डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है, जिसको बचपन में आपने पढ़ा होगा एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंटिंग जो एनपीवी में की जाती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे की जाती है। ये डिस्काउंट रेट्स अक्सर रिस्क एडजस्टेड होते हैं। अगर मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जिसमें रिस्क नहीं है तो मैं कम परसेंटेज में भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट का रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं अपना डिस्काउंट रेट भी डिमांड बढ़ाता जाऊंगा। मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हम उसके डिमांड बढ़ाते जाएंगे। तो डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, ये सारी चीजें अभी थ्योरी में हम एक नजर गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कैश जनरेटिंग यूनिट्स के ऊपर, CGU, और सारी कैलकुलेशंस पर हम एक साथ करेंगे। पहला हम थ्योरी वाला पार्ट निपटा देते हैं, अगली आई बिलीव आधी क्लास तक हम थ्योरी वाला पार्ट निपटा देंगे और नेक्स्ट क्लास का रिमेनिंग हाफ हम कैलकुलेशंस पे स्पेंड करेंगे, एंड देन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स CGU एंड इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। वो लास्ट में, वो सबसे लास्ट में, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो सबसे लास्ट में। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।